हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। हम कम्पटिटिव मार्केटिंग के चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द वीडियो फॉर चैप्टर 4। ठीक है, सो इसमें आप अगर जो वीडियोज़ है बहुत छोटी छोटी, बहुत क्रिस्प और सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर कर रही हूँ मैं, तो अगर आप यही देख लेंगे सो डैट वुड बी इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एग्ज़ाम के लिए। और ये बहुत थियोरेटिकल और बहुत स्कोरिंग एग्ज़ाम है। सिर्फ आपको थॉट प्रोसेस आपका सही डायरेक्शन में होना चाहिए वाइल राइटिंग द एग्ज़ाम, और वर्ड्स जो हैं थोड़े से अच्छे बना देना। अच्छी खासी शीट्स भर के आओगे, नंबर बहुत अच्छे जाएंगे, इवन आपका एग्ज़ाम देते हुए भी मज़ा आएगा। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ग्रोथ स्ट्रैटेजी अगर आपको बनानी है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? द फर्स्ट इज़, आप पहले मार्केट में एंट्री लेते हो। सो फर्स्ट होता है हमारा मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, सेकंड आपका हो गया होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपने एक एंट्री ली है, आपकी प्रोडक्ट की एक फेस वैल्यू बनेगी, उसकी एक नाम बनेगा। ठीक है, पोजीशन बनेगी। सो प्रोडक्ट पोजीशनिंग बोल सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपिंग होगी, वो इससे सेकंड फेज में आएगी। थर्ड होता है डाइवर्सिफिकेशन। अब आपकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मैच्योरिटी भी अचीव होती है। मैच्योरिटी के बाद एक तरीके से उसकी जो डिमांड होती है मार्केट में थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो तब आपको आपको तो प्रॉफिटेबल रहना है मार्केट में अपनी कंपनी को बचाने के लिए। सो आप क्या कहते हैं, आप उस प्रोडक्ट में ना थोड़ी सी चेंजेस ले आते हैं, या उसकी प्रोडक्ट लाइंस ले आते हैं कि उसमें कुछ वैरायटी करके फर्दर अपने प्रोडक्ट लाइंस जो हैं वो सेटअप कर देते हैं। सो हमारा हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन। बट क्या होता है कि प्रोडक्ट लाइंस में भी फर्दर जो है वो लाइफ साइकिल की वजह से मैच्योरिटी आ जाती है। तब आप क्या करते हैं कि मार्केट को के पूरे शेयर को कहते हैं ग्रैब करने के लिए, कि आपके कस्टमर्स जो हैं उसका बेस आपका स्ट्रांग होने के लिए आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कर देते हैं कि जितना कंपटीशन हो सके उतना आप रिड्यूस करते हैं और अपनी जो मार्केट में पोजीशन होती है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये होता है कि अभी आप छोटे बच्चे थे, आपने एक तरीके से मार्केट में स्टार्टिंग की थी, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की शक्ल बनी, इमेज बनी, लोगों ने जानना पहचाना शुरू किया। उसके बाद आपने उस जो प्रोडक्ट के साथ साथ और भी अपने प्रोडक्ट्स चला दिए। जब वो सब प्रोडक्ट्स चल गए मार्केट में, उन्होंने अपना अपना फेस वैल्यू अटेन कर ली, एक अच्छी खासी रेपुटेशन बना ली, बट आप तो डिमांड है ना कि भैया और पैसे आते रहें, उसके लिए आपको कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए आपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स कर ली। तो ये 4 तरीके होते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है कम्पिटिटिव एडवांटेज एंड द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ये तभी हम कर पाते हैं कम्पिटिटिव एडवांटेज और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अगर हम कैन बी अचीव थ्रू कॉस्ट लीडरशिप, डिफ्रेंशिएशन एंड इरिप्लेसेबल इन नीश। अगर आप रिप्लेसेबल बन गए हो, ठीक है, मतलब जो आप करते हो वो सिर्फ आप करते हो और आपके लिए उस काम के लिए आपको ही जाना जाता है। सो वो इरिप्लेसेबल इन नीश हो जाती है। डिफ्रेंशिएशन होता है कि आपने एक नया काम इनोवेशन किया है अपने प्रोडक्ट में, कि अब हर कोई तो कहते हैं, हम बोल सकते हैं हर कोई तो कम क्वांटिटी दे रहा था, बट आपने कुछ ऐसा कर दिया कि क्वांटिटी में आपने कुछ इंक्रीज़ करके दे दिया। ठीक है, या कहते हैं एक्स्ट्रा फीचर के साथ आपने कोई मोबाइल वगैरह दे दिया, तो वो आपके डिफ्रेंशिएशन में आ जाएगा। ठीक है, कि कुछ हट के काम आपने कर दिया। कॉस्ट लीडरशिप में हो गया कि आपने प्राइजेस जो थे और अपनी जो कॉस्ट थी, जो अपने ऑपरेशन आपने थे, उसमें आपने इतनी अच्छी मास्टरी कर ली कि अब आपकी कॉस्ट जो है ना वो कम आती है। सो वो आपकी कॉस्ट लीडरशिप होती है। इन सबसे आपकी कंपटीटिव एडवांटेज एंड लॉन्ग टर्म लेवल पे सस्टेनेबिलिटी जो है डेवलप हो पाती है। उसके बाद आता है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजीज़। एंटरिंग करते वक्त आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं मार्केट पेनिट्रेशन में? फर्स्ट इज़ प्राइस स्ट्रैटेजी। आप अपने प्राइसेस को कम लेकर के आते हो कि जैसे कस्टमर के लिए आप एक तरीके से मतलब वो कहते हैं अफोर्डेबल चीज़ें हों और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट करें। सेकेंड होता है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, कि भैया प्रोडक्ट भी आप इम्प्रूव करके लेकर के आए हो, उनको लगता है कि भैया दिस इज़ समथिंग न्यू, वी शुड ट्राई दिस। ठीक है, तो उनको कुछ नया चीज़ मिलती है, उनको कुछ कहते हैं अच्छी चीज़, बेहतर चीज़ मिलती है, तब अब वो अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जब उनको लगता है कि कहते हैं, जैसे बहुत अच्छी सी मैं आपको बात बताऊँ कि जैसे कि अभी तक कोई दूध की सप्लाई या हम बोलते हैं डेयरी वगैरह की सप्लाईज जो हैं वो हमें बाहर जा कर के लेके आना पड़ता था अपने लोकल मार्केट्स में से। ठीक है, बट ऑनलाइन सप्लाईज़ अगर मिलने लग जाए, ठीक है, जैसे मिलती है अब, तो आप क्या करोगे, अरे हमें तो बाहर जाना भी पड़ रहा है, हमें तो भैया एक्स्ट्रा हमें कहते कन्वीनियंस मिल गई है, तो वो उस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, आप अट्रैक्टेड फील करोगे जहाँ पे आपको कन्वीनियंस मिल रही है। सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आपका और अच्छे से हो जाता है तो आप वहाँ उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड करोगे। फोर्थ आ जाता है एग्रेसिव मार्केटिंग। एग्रेसिव मार्केटिंग में आ जाता है कि आपने पूरे तरीके से ना प्रमोशंस वगैरह
ये सब में, या कहते हैं दूसरे के प्रोडक्ट्स को ख़राब बताते वक्त अपना प्रोडक्ट अच्छा बताते हुए, मतलब पूरी तरीके से अपने जब जद्दोजहद मेहनत कर रहे हो मार्केटिंग में, तो वो आपकी अग्रेसिव मार्केटिंग में आ जाता है। सो ये भी आपको ज़रूरत होती है एट द टाइम ऑफ पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, पिलर्स ऑफ द इनोवेशंस कौन से होते हैं? आप इनोवेशंस करना चाहते हो तो किस तरीके से आप इनोवेशंस कर सकते हो? जब आप R&D अच्छा करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा काम करते हो, ठीक है, कस्टमर सेंट्रिक चीज़ें को देखोगे। आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में आपको तो ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, AI का ट्रेंड चल रहा है, इस पर आपको काम करने की जरूरत है। ये सब चीज़ें आपका R&D में आ जाएगा। कस्टमर सेंट्रिक में आ जाएगा कि आप कस्टमर के लिए ऐसी उनकी कोई कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, जिससे कस्टमर जो है आपको कहते हैं ट्राई कर रहे। सो वो आपका कस्टमर सेंट्रिक पे आ जाएगा। थर्ड आ जाता है कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। आपने उससे कोई भी नीश या कुछ भी चीज़ आपने सेलेक्ट करी, आपको उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आप ये नहीं बोलो भैया जो मैंने बना दिया वही अब आगे आने वाले 60-70 सालों तक चलेगा। तो अगर आप इतनी रिजिडिटी दिखाते हो तो शायद आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाएगा। आपको टाइम के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो वो आपका कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट आ जाता है। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजीज टेलर्ड फॉर एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़। स्ट्रैटेजीज हमें टेलर करनी पड़ती है एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से। वो तो आपको मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज़ की नीड जो है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, और उसके हिसाब से हमें अभी स्ट्रैटेजीज भी चेंज करनी होती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्या चीज़ें हो सकती हैं कि इकोसिस्टम पार्टनरिंग, कि भैया कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो इकोसिस्टम के बेसिस पे हमारी पार्टनरिंग वगैरह हो रही है, वो चेंजेस हो सकती है। ह्यूमन सेंटर्ड मतलब ह्यूमन की जो नीड है वो अब चेंज हो गई है। अब जैसे कि मैं बोलूँ, पहले हमारी जो सबकी जो नीड थी वो फ़ोन नहीं थी, हमें पता भी नहीं था कि फ़ोन की ज़रूरत हमें होती है। बट अब आजकल के टाइम पे अगर फ़ोन किसी का नहीं है, घर छोड़ जाता है, तो हमें तो लगता है राम आज फ़ोन नहीं लेके गई वो लड़की, या फ़ोन लेके नहीं गया लड़का, तो कैसे उसका दिन जाएगा, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया फ़ोन। बट पहले के टाइम पे तो फ़ोन नहीं था तो किसी को ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। सो ह्यूमन सेंटर्ड नीड्स जो हैं वो भी आज कहते हैं इंडस्ट्रीज़ की कहते हैं जो एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर इफेक्ट करती हैं। थर्ड आ जाता है प्रोटोटाइप एंड आइटरेटिव डेवलपमेंट्स। आजकल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होते रहते हैं कि उसके ना प्रोटोटाइप्स बना के जाते हैं। प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसकी पहले ब्लूप्रिंट जो है छोटे लेवल पे बनाकर देखना, वो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट्स होती हैं। तो वो चीज़ें हमारी स्ट्रेटजीज उसके लिए टेलर होनी चाहिए। एक्सेप्टिंग द एमर्जिंग इनोवेशंस, जो भी हमारे इनोवेशंस हो रहे हैं उसको भी हम एक्सेप्टेंस हमारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको रिजेक्ट होके के मना करते रहें। हर चीज़ को हम हाँ भी नहीं कर सकते, बट हर किसी चीज़ के लिए हम ना भी नहीं कर सकते। सो वो चीज़ें हमारी इस पर मैनेजेबल होनी चाहिए। चैलेंजेस क्या होती हैं अगर हमें स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं? तो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, हम रेगुलर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हम हमेशा और टाइम हम अपडेटेड नहीं रहते कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट, हमें नहीं पता, हम नहीं ध्यान इतना दे पाते हैं अनसर्टेनिटी के ऊपर। तो वो चीज़ आ जाती है। स्किल गैप्स होते हैं, अगर जब अनसर्टेनिटी आ जाती है उसको टैकल करना होता है तो हम देखते हैं भैया हमारे पास तो जो लेबर है वो स्किल्ड ही नहीं है, उनको तो आता ही नहीं है ये सब चीज़ें करना। सो स्किल गैप्स आ जाते हैं। मार्केट लर्निंग एंड अडोप्टेशन इश्यूज आ जाते हैं कि भैया मार्केट भी खुद सीख रही होती है और हम तो लर्निंग नहीं करवा पा रहे होते हैं, हम कुछ भी चेंज रेजिस्टेंस में आ जाते हैं। वो सब चीज़ें हमारे चैलेंजेस में आ जाते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन एक और स्ट्रेटेजी होती है कि कंपटीशन देने के लिए। उसमें क्या होता है कि सपोर्ट्स टू क्रिएट द सॉलिड पोजीशन। डाइवर्सिफिकेशन से हम सॉलिड पोजीशन बना सकते हैं मार्केट में। डाइवर्सिफिकेशन हम करके सकते हैं। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो सकता है, वर्टिकल लेवल पर हो सकता है। क्या होता है हॉरिजॉन्टल और क्या होता है वर्टिकल? जब हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं टुवर्ड्स द ब्रांड लेवल हम बोल सकते हैं, या जो भी हमारे कंपटीटर्स हैं उन बेसिस पे अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। जब हम सप्लाई लेवल पे अपना डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कि जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, मैं अगर कोई गाड़ी बेच रही हूँ साथ में, ठीक है, और मैंने बोला कि ये टायर्स वगैरह जो स्टेपनी वगैरह टायर्स वगैरह हैं, या टूल किट्स वगैरह हैं, या कुछ भी और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको साथ में दे रही हूँ, तो वो मेरी जो डाइवर्सिफिकेशन हो गई मेरी हो गई वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, कि उसके आगे पिछला जो भी थोड़ा सा सर्विसेज वगैरह चीज़ें थी वो भी मैंने आपको साथ में दे दी। तो वो मेरी जो डाइवर्सिफिकेशन मैंने अपने प्रोडक्ट में करी है वो मेरी हो गई वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अब उसके बाद आता है रिविजिटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। रिविजिटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती है कि रीपोजिशनिंग करना। आप एक तरीके से किसी भी कारणवश जो है आपकी जो मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ थी उसमें कुछ हैम्पर हो गया, अब आपको उसको रीपोजिशन बनाना, उसकी एक अच्छी सी फिर से इमेज बनानी है। तब आप कैसे करेंगे कि जो भी आपकी ओल्ड प्रोडक्ट्स में जो भी लूप होल्स थे उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, न्यू वेराइटीज़ लेकर के आएंगे। हो सकता है कि लोगों को अब जो उनका टेस्ट या प्रेफरेंसेस है वो चेंजेस हो चुके हैं, तो उसको कैटर करने के लिए आप न्यू वेराइटीज़ लेकर के आएंगे। ठीक है, एंटर इन न्यू मार्केट्स। अब आप न्यू मार्केट्स में एंटर करेंगे कि जिससे आप एक तरह से फ्रेश एंट्री फील करें और उस
नई जगह से नई शुरुआत कर सकें। फोर्थ आता है अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स। नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, उसके लिए क्या कर सकते हो, आप नए नए ऑफर्स लेकर के आ सकते हो। अपडेटिंग द ब्रांडिंग, और आप ब्रांडिंग को भी आप अपडेट कर सकते हो कि अगर आपकी कोई ब्रांड में पहले स्टेन लग चुका है या कोई दाग धब्बा लग चुका है जिसकी वजह से लोग वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी ब्रांडिंग की चेंज कर दो कि जिससे आप नई शुरुआत कर सको। सो वो आपका रीपोजिशनिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या क्या होते हैं बेनिफिट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस के, कि इससे ना जो भी हमारी रीच होती है वो एक्सपेंड हो पाती है, कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो बेटर हो पाता है, और डेटा का यूज़ भी अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री क्या होती है, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें छोटे छोटे कंपटीटर्स होते हैं, जिस मार्केट में बड़े कंपटीटर्स के साथ, और उसमें कंज्यूमर्स की जो टेस्ट एंड डिफरेंस कहते हैं प्रेफरेंसेस होते हैं वो भी बहुत वेरी होती हैं। क्यों? क्योंकि उसको कैटर करने के लिए बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारे हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स हैं, तो इसलिए वहाँ पर कंज्यूमर्स के डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं। ठीक है। सिनेरियो प्लानिंग्स कौन सी होती हैं, जब हमें मतलब हम एस्टिमेट कर पाते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो एस्टिमेटिंग द मल्टीपल पॉसिबल फ्यूचर्स, सो उसको हम सिनेरियो प्लानिंग्स कहते हैं। आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल अनसर्टेनिटीज़, अब हमें क्या है कि वो बोलते हैं कि हम जो ये सिनेरियोज प्लानिंग कर रहे हैं उस टाइम पर हमें अनसर्टेनिटीज़ भी ध्यान देनी होती है। क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ क्या होती है, जो हमने जाना नहीं होता, जो हमें पता नहीं होता कि होने वाला है, कुछ अनजानी सी चीज़ या घटने को हम अनसर्टेनिटीज़ कहते हैं, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है। सो उसको हमें आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, आइडेंटिफाई द अनसर्टेनिटीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। सेकेंड हम क्या करेंगे, उसका सिनेरियो बनाएंगे। ठीक है। उसको सिनेरियो कैसे बनाएंगे कि चलो हमें पता चला कि AI जो है अब जो है उसका डिमांड होने वाली है, या AI ऐसे करके एक मार्केट में इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो ये हमें खबर मिली। ठीक है। उसके बाद हमने सिनेरियो डेवलप किया, अच्छा AI अगर आ गया तो किस किस चीज़ों में आ सकता है, ये हमने सिनेरियोज बनाए। हो सकता है कहते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में AI यूज़ हो जाए, हो सकता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हो जाए, ये हमने सिनेरियोज बनाए। सिनेरियोज बनाने के बाद क्या किया हमने, प्लॉसिबिलिटी एंड द कंसिस्टेंसी, उसके ऊपर हमने देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये हमने जब देख लिया कि अच्छे ये सिनेरियोज हो सकते हैं, अब पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है कि अगर AI आ गया तो जो अभी प्रेजेंट में जिन जिन चीज़ की डिमांड है वो हो सकती है कि वो कट डाउन हो जाए, और AI की बेस्ड जो चीज़ें हैं IoTs हैं उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाए। ठीक है। हमने पॉसिबिलिटीज़ और कंसिस्टेंसी चेक कर ली। ये करने के बाद हमने ये किया, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखा कि अच्छा कट डाउन्स अगर हुए थे पिछले हिसाब से, अगर कुछ ऐसे कोई घटना पहले कुछ रिलेटेबल हुई थी कि 2000 में इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हमने वो देखा कि भैया उस टाइम पे अगर कुछ इतने कट डाउन्स हुए थे, कितने लेवल के कट डाउन्स हुए थे, और अब कितने लेवल के कट डाउन्स हो सकते हैं प्रेजेंट प्रोडक्ट्स के, वो हमने एनालाइज करा। तो ये हमारा इवैल्यूएटिंग ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स आ गया। उसको एनालाइज करने के बाद हमने क्या किया, स्ट्रैटेजीज़। अच्छा उस टाइम पे हमने क्या क्या तरीके आजमाए थे अपने आप को बचाने के लिए। अगर इंटरनेट नया इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमने इंटरनेट का यूज़ करना शुरू कर दिया था। अब अगर AI इंट्रोड्यूस होने वाला है तो हमें AI का यूज़ करना शुरू करना पड़ेगा। सो हमने उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ बनाई। स्ट्रैटेजीज़ बनाने के बाद हमें क्या किया, अंडरस्टैंडिंग द सिग्नल्स एंड द चेंजेस। उसके हमने चेंजेस देखे कि भैया अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में या और पूरे सिस्टम में क्या चेंज आने वाला है। अगर हर कोई AI यूज़ करने वाला है सो पूरा सिस्टम भी तो एक तरीके से चेंज होएगा। उसको हमने एनालाइज करा। उसको करने के बाद हमने पूरा बेनिफिट ऑफ द सिनेरियो प्लानिंग देखा कि हमारी अगर प्लानिंग्स ये थी, उसके बेसिस पे हमने ये स्ट्रेटजीज बनाए थे, ये हमने सिनेरियोज बनाए थे, तो क्या वो इफेक्टिव थे या नहीं थे। अगर हमने सही प्लानिंग्स की थी तो इसका मतलब हम बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर हमने सही प्लानिंग नहीं करी थी, हमारी एस्टिमेशंस में कुछ गलतियाँ थी, तो ऑब्वियसली हमें उसका हार्म जो है वो झेलना पड़ेगा। वो सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल सर्टेनिटीज़ में। और ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ता है। ठीक है। भले ही आप पूरा नहीं कर सकते, बट आप पॉसिबिलिटी और एक अपनी स्मार्टनेस के बेसिस पे आप ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ये चीज़ ना क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी में, तो इसलिए मैंने आपको इसे डिटेल में बताया, ध्यान देना इसको। उसके बाद आता है मार्केटिंग वारफेयर स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग वारफेयर स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जब इंसान कहते हैं बिजनेसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर इंटेंडेड टू अटेंड द मार्केट कंट्रोल। वो बोलते हैं भैया पूरा मार्केट कंट्रोल मैंने करना है, मैंने ही कहते हैं अगर मैंने प्राइसेस बढ़ा दिए तो भाई सबके प्राइसेस बढ़ेंगे।
मैंने प्राइसेस घटा दिए, सबके प्राइस घटेंगे, जैसा मैं चाहूँगा वैसे पूरा मार्केट होना चाहिए। उसको हम कहते हैं मार्केटिंग वारफेयर स्ट्रेटजी, ठीक है। ऑफेंसिव स्ट्रेटजी क्या होती है, जब हम अग्रेसिव तरीके से उसमें एक्शंस लेते हैं, जैसे कि हमारा इंटेंशन होता है टू गेन द मार्केट शेयर, ठीक है, बीट द कंपटीटर्स, बिकम द मार्केट लीडर। ये हमारा क्या हो गया, ऑफेंसिव स्ट्रेटजीज में हो गया। इसमें हमारे क्या क्या तरीके होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। बोल्ड मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक है, कि हम एक तरीके से मैसेज पहुंचा देते हैं कि हाँ भाई आ गया है कोई तुमसे कहते हैं टक्कर लेने वाला मार्केट में। वो हमारा क्या होता है, हमने एक तरीके से मैसेज बता दिया। बोल्ड मार्केटिंग कैंपेन्स हो गए, ठीक है। मार्केट पेनिट्रेशंस हो गई कि हमने कस्टमर कहते हैं कस्टमर की रीच जो है वो सब चीज़ें बढ़ा दी। उसको कस्टमर को जाके बता रहे हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट लो, जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो इतना अच्छा नहीं है, ये मतलब कुछ एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना अपने प्रोडक्ट के लिए वो आपने शुरुआत कर दी, ठीक है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, आपने अपनी यूनिकनेस बताई प्रोडक्ट की कि भैया क्या किस तरीके से यूनिक है, क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। प्राइसिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज बताई, ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। फ्लैंकिंग मैन्यूवर क्या है कि व्हेन द चैलेंजर अवॉइड्स आर डायरेक्ट फाइट विद द मार्केट इंस्टेड, मतलब वो पूरा कोशिश करता है कि मार्केट से वो डायरेक्ट फाइट कर सके, ठीक है। नहीं सॉरी मैंने गलत बता दिया। व्हेन द चैलेंजर अवॉइड्स, मतलब वो जब फाइट अवॉइड करता है कि मेरे को नई लड़ाई करनी है, ठीक है, बट उसकी जगह पर वो मार्केट कैप्चर तो करना चाहता है, अपने गोल्स को तो अचीव करना चाहता है, तो उसके लिए वो अलग जो तरीके ढूंढता है वो होता है हमारा फ्लैंकिंग मैन्यूवर, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं, टारगेट नीश, ठीक है, एंड और इग्नोर मार्केट। वो क्या करता है, अपने टारगेट देख लेता है कि उसकी जो नीश है वो कौन सी है और कौन सी मार्केट को उसको इग्नोर करना है, ठीक है। सेकंड है कि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट को स्पेशलाइजेशन ले लेता है कि भैया मुझे किसी और से टक्कर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे किसी का कहते हैं किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा प्रोडक्ट अपने में ही अपना अलग फैन बेस लेकर के चलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी। एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, अटैकिंग द लीडर फ्रॉम ऑल साइड्स, कि जब हम लीडर को पूरे हर जगह से टारगेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर ली, एक्शंस भी हमने फास्ट कर दिए और ऑनगोइंग प्रेजेंस अपनी बना करके रखी, तो उससे क्या होता है कि लीडर की जो पोजीशन होती है वो हम अपने अटेन कर पाते हैं और लीडर को चांस ही नहीं मिलता कि वो अपनी पोजीशन को वापसी रीगेन कर सके, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी। बाईपास स्ट्रैटेजी क्या होती है, जब हम अवॉइड करते हैं कि कम्पीट हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम कोई और न्यू तरीके से अपने आप को ग्रोथ करने का ध्यान देते हैं, तो वो हमारा बाईपास स्ट्रैटेजी होती है। मार्केट नीश स्ट्रैटेजी होती है जब हम छोटे लेवल पे जो स्मॉल ग्रुप्स हैं उसी को ही कैटर करते हैं अपने बिजनेस को फर्दर ग्रोथ के लिए, तो हमारी मार्केट नीश स्ट्रैटेजी होती है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, कीप्स लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।